है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। नाजरीन आदाब, मैं समरीन नाज हाजिर हूँ लेकर आपकी जहन की तस्कीन का सामान यानी मंजर पस मंजर। अपने इस प्रोग्राम के हवाले से हम आपको दिल्ली उसके अतराफ़ में होने वाली उन तमाम सरगर्मियों से रूबरू करवाते हैं जिन सरगर्मियों की बाबत आप जानना चाहते हैं या जिन लम्हात को आप दोबारा से जीना चाहते हैं। हमारी यानी डीडी उर्दू की यही कोशिश रहती है कि वो अपने नाजरीन की जहन की तस्कीन का सामान मुहैया करवाए। आज की इस कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे कातिब से जिन्होंने फ़न ख़त्ताती में महारत हासिल की है। साथ ही हम आपको सैर करवाएंगे गालिब इंस्टीट्यूट की, जहां गुज़िश्ता दिनों ड्रामा फेस्टिवल का इनकाद किया गया। साथ ही आपको सिंधी मजहब के सबसे बड़े मजहबी त्यौहार से रूशनास करवाएंगे। तो चलिए नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली 6 की उन गलियों में जहां मुल्क की माया नाज शख्सियतों ने परवरिश पाई। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों दे के ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम। तो चलिए जनाब, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फ़न ख़त्ताती में माहिर जनाब सैयद मंजूरुद्दीन साहब से, जिन्होंने 95 साल उम्र में लातादाद किताबों की किताबत की। जब हमने उनसे उनके मुतालिक बात की तो उन्होंने हमें ये बताया। वक्त जो है जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वो तरक्की करता रहता है। आदमी जो काम छोड़ देता है वो तरक्की के बजाय तरज्जुल में चला जाता। मुझे ये काम शुरू करने से पहले ये पता था कि मैं सिर्फ किताबत ही कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब खुशखत लिखते थे आप पहले? हाँ, उर्दू से मुझे वाक़ियत है और दूसरी ज़बानें में कम जानता हूँ। तो नाजरीन, जब लिखने की बात आती है तो महबूब याद आता है, उसके ख़त याद आते हैं। गालिब ने भी क्या खूब कहा है, कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ, कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। जी हाँ, लिखने का अपना एक अलग ही मज़ा है। इन्होंने जो बात बड़ी सादगी से कह दी, वहीं जब हमने इनके साहबजादे से बात की तो उन्होंने हमें ये बताया। मेरा नाम सैयद सलाहुद्दीन है। मेरे वालिद मोहतरम सैयद मंजूरुद्दीन साहब, जो कि फ़न ख़त्ताती करते रहे अरसे दराज से, उनके बहुत नुमाया काम है मसनवी मौलाना रूम 6 जिल्दों में उन्होंने किया, पर्शियन में है। उसके अलावा शरबत रूह अफ़ज़ा का डिज़ाइन है, किफ़ायतुल मुफ्ती है, उसके अलावा तारीख़ महमूदी है, दीवान गालिब है, कुल्लियात इक़बाल है, बहिश्ती ज़ेवर, फ़ज़ाइल अमाल, सैकड़ों इस तरह की किताबें हैं जो उन्होंने बहुत मेहनत से और बहुत लगन से लिखी। एक ज़माना था जब लीथों पे लिखा जाता था, प्लेट पे लेके उसका अक्स जितना होता था लिख जाता था, मगर जब दौर बदला, ऑफसेट का आया, तो ऑफसेट के बाद फिल्म बंदी होने के बाद वो काम होने लगा। दौर बदलते 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 अब हम आ गए डिजिटल दौर में। अब डिजिटाइज तरीके से सारा काम होता है। उन्होंने अपनी उम्र में बहुत सारे काम किए जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ और दिखाऊंगा भी। नाज़रीन, सैयद मंजूरुद्दीन के दूसरे साहबजादे जो एक शायर के तौर पर अपनी शिनाख्त कायम कर चुके हैं, जब हमने उनके इस शौक़ के मुतालिक उनसे बात की तो उन्होंने अपनी तरबियत का बरमला इजहार किया। मैं वालिद साहब के हवाले से एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि फूलों में बट रही है मेरी खुशबू हयात, फूलों में बट रही है मेरी खुशबू हयात, तक़सीम हो रहा हूँ नई कोंपलों में मैं। बचपन से ही हमने घर में उर्दू का माहौल देखा और उर्दू के मुतालिक हमें जब भी कोई दिक्कत होती थी, किसी लफ्ज़ के मायने जानने की हम कोशिश करते थे, तो बिला झिझक हम वालिद साहब के पास जाते थे। और आलम यह है कि आज भी जबकि उनकी तकरीबन 97 साल की उम्र है, तो हम अब भी बिस्तर पे जाके अगर उनसे किसी ऐसे लफ्ज़ के मायने पूछते हैं जो कि लुगत में आसानी से दस्तयाब नहीं होता, तो उसके मायने भी हमें बता ही देते हैं वो।
तो उसका नतीजा ये हुआ कि उर्दू की मेरी जो तालीम है वो तो 10वीं क्लास तक है, लेकिन वो उर्दू की जो खून में मिली हुई चीज़ थी। और मैं बचपन में अपने यार दोस्तों से स्कूल में कहता भी था कि हम उर्दू की खाते हैं, उर्दू की कमाई खाते हैं, इसलिए उर्दू हमारे खून में शामिल है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे शेर व शायरी से दिलचस्पी बढ़ती चली गई। बचपन में भी मैं देखता था कि वो शोरा हजरात अब्बू के पास आते थे मिलने, अपना कलाम लिखवाने के सिलसिले में। तो उस वक्त भी मैं छुप छुप के या सामने आकर उनके शेर वालिद साहब कहते थे तो सुनता था। तो हम यही मानते हैं कि घर का माहौल ऐसा था, और वालिद साहब क्योंकि उर्दू की इतनी मालूमात उन्हें थी कि किसी प्रोफेसर की जितनी होनी चाहिए, तो उसी का नतीजा ही हुआ कि हमारे अंदर उर्दू का ये सब चीज़ आई, और हमें आज तक उसका कहीं ना कहीं हमें फ़ख्र है कि हम उर्दू वाले हैं। तो आइए नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली में वाक़े उर्दू के माया नाज इदारे गालिब इंस्टीट्यूट में, जहाँ गुज़िश्ता दिनों ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। इस तकरीब में 4 ड्रामे पेश किए गए जो अपने आप में अहमियत के हामिल हैं। यूँ तो हिंदुस्तान में उर्दू ड्रामों की तारीख़ काफ़ी तवील नहीं रही है, लेकिन पारसी ड्रामों के बाद उर्दू ड्रामों ने हिंदुस्तान में अपनी जगह आप बनाई। चलिए डालते हैं ड्रामों की तारीख़ पे एक नज़र। नाज़रीन, हिंदुस्तान में कालिदास के ड्रामा की फ़नी और फ़िक्री बुलंदी को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि हिंदुस्तान में ड्रामा की शुरुआत 1 सदी क़ब्ल मसीह से पहले हो चुकी थी, और बुद्ध मज़हब ने भी अपने अकायद की तशरीह के लिए ड्रामों का सहारा लिया, और इस तरह छोटी छोटी नाटक मंडलियाँ वजूद में आई, जिन्होंने ड्रामे की शक्ल को इस तरह से बदल दिया कि ड्रामा समाज के निचले तबके तक महदूद होकर रह गए। और इसके बाद मुसलमान जब हिंदुस्तान आए तो उनका साबका भी ड्रामों से पड़ा। हालांकि उनके यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो इसीलिए ड्रामों को उतनी मकबूलियत भी हासिल नहीं हो पाई। मगर शाहाने अदब यानी लखनवी शाहों के आखिरी दौर में नवाबों ने इस तरफ तवज्जो की, जब सैयद आगा हसन यानी अमानत लखनवी ने इंद्र सभा को स्टेज पर खेला और उन्हें खूब ही वाहवाही हासिल हुई। इसके बाद पूरे मुल्क में इंद्र सभा की नकल की जाने लगी, और उसके बाद उर्दू ज़बान व बयान में तब्दीली आती रही, और उर्दू ड्रामों ने भी तरक्की की सीढ़ियाँ तय करना शुरू कर दिया। उर्दू ड्रामा निगारों में आगा हश्र काश्मीरी और इम्तियाज़ का ड्रामा निगारों में सरे फहरिस्त नाम है। तो आइए नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं गालिब इंस्टीट्यूट और बात करते हैं वहाँ के डायरेक्टर से। 1974 में सबसे पहले बेगम आबदा अहमद ने हम सब ड्रामा ग्रुप, जो गालिब इंस्टीट्यूट की बहुत ही इम्पॉर्टेंट कल्चरल विंग है, उसकी बुनियाद रखी। गालिब इंस्टीट्यूट का जो ये ड्रामा फेस्टिवल है वो ज़रा तमाम फेस्टिवल से मुनफरिद है। उसकी ख़ासियत ये है कि इसमें हम उन्हीं ड्रामों को पेश करते हैं कि जो तारीख़ी नौइयत के होते हैं, जिसमें अदब होता है, जिसमें तहज़ीब व सक़ाफ़त की भी आमेज़िश होती है। यही वजह है कि इस साल 2018 के हम सब ड्रामा ग्रुप ने जिन ड्रामों का सिलेक्शन किया वो भी बहुत अहम ड्रामे हैं। इस फेस्टिवल की इब्तिदा ही इब्न इंशा की मशहूर मारूफ़ तहरीर उर्दू की आखिरी किताब, तो उसको दानिश हुसैन जो बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने क़िस्सा उर्दू की आखिरी किताब का इस नाम से 1.5 घंटे का बहुत ही अच्छा एक ड्रामा परफॉर्म किया। और इस फेस्टिवल का इख्तिताम चंद रोज़ और मेरी जान, जो कि फैज़ अहमद फैज़ की तहरीर के ताल्लुक़ से है, उसको सलीमा रज़ा ने पेश किया। तो इन तमाम ड्रामों की ख़ास बात ये रही कि बहुत बड़ी तादाद में हर तरह के लोग, हर फील्ड के लोग, मुख्तलिफ़ ख़याल के लोग वो आए, उन्होंने इंजॉय किया। तो नाज़रीन, आपसे मज़ीद बात की जाए उससे पहले गालिब एंटी नेशनल ड्रामे की एक झलक दिखाते हैं। आप चांदगीराम नहीं हो तो हो कौन? लोग पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? ये निहायत ही बदतमीज शख्स है, इसे छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं, और आप लोग इसकी बकवास की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो तुम मिर्जा गालिब हो? फिर तुम? अभी हमने आपको आप, तो आप भी हमें आप कहेंगे।
वरना इस अदालत में हतक इज्जत का एक और मुकदमा चलेगा। तो आप मिर्जा गालिब हो? मोहतरमा, अपना जुमला सही कीजिए, कहिए कि आप मिर्जा गालिब हैं। चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत। अरे अब आगे भी तो बढ़िए। कोई मिसरा तो उठाइए, हम यूं कैसे शेर मुकम्मल कर दें। क्या बात है, मिश्रा जी उठ जाइए। और जब हमने इस ड्रामे के फनकारों से बात की तो उन्होंने हमसे क्या कहा, आप खुद ही देख लीजिए। रिटायरमेंट के बाद मैंने कहा कि जो हम कुछ नहीं कर पाए तो वो किया जाए, तो हम थिएटर से ताल्लुक़ हो गया। और अच्छा इतना लगता है, मैंने बहुत कोशिश करी है अपने अल्फाजों को ठीक करने के लिए। उर्दू का तलफ़ुज़ जो है उसको ठीक करने में मेरे को बहुत टाइम लगा। और आज ऑडियंस की वाहवाही देख के मेरे को बहुत ही गर्व हुआ और फ़ख्र हुआ कि भाई ठीक राह पे जा रहा हूँ मैं, ठीक ही रहेगा। और जब ऑडियंस इस तरह की प्रोएक्टिव होती है तो 250 ग्राम खून और बढ़ जाता है कलाकार का, और वो और कोशिश ये करता है कि और अच्छी तरह से करे। हर जगह हर बार हो सकता है कि 100% कलाकार ना दे पाए, लेकिन कोशिश यही रहती है कि अगर एक भी आदमी ताली बजा दे तो उसका मकसद पूरा हो गया। मेरा नाम दक्ष वशिष्ठ है और आज इस सभागार में, जिसका नाम है गालिब इंस्टीट्यूट, आज प्ले था एंटी नेशनल गालिब, जो 6:30 बजे शुरू हुआ, 1.5 घंटे का प्ले था। इस प्ले में मैंने गालिब का किरदार निभाया। मैं 10 सालों से थिएटर कर रहा हूँ और दिल्ली में अलग अलग प्लेस करता हूँ, जैसे जिस लाहौर नहीं देखी हो जमियाई नहीं, ताजमहल का टेंडर, दया शंकर की डायरी, बेबाक मंटो। तो अलग अलग किरदार में निभाता रहता हूँ। और उर्दू मेरी ज़बान नहीं है, लेकिन मैंने सीखी इस नाटक के लिए। और लोगों का रिस्पांस देख के, लोगों ने जैसे पसंद किया, तो मुझे लगा कि हाँ, मेरी जो मेहनत थी वो सफल हो गई। नाजरीन, एक ड्रामा आदमी नामा की झलक आपको दिखाती चलूं। इस ड्रामे ने मुझे भी बहुत मुतासिर किया है। इस ड्रामे को 3 फेज़ में बांटा गया है। एक हिंदुस्तान की आज़ादी का वक्त। तो चलिए देखते हैं इसकी झलक कि किस तरह से हर दौर में इंसान ने परेशानियों का सामना किया। इस घर को एक गर्ल्स कॉलेज में बदल देते हैं। क्या गर्ल्स कॉलेज? हाँ, गर्ल्स कॉलेज। अरे क्योंकि जब तक लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, मुल्क तरक्की कैसे करेगा? अरे मुल्क तब तरक्की करेगा जब पांडे जी को भर पेट भोजन मिलेगा। पांडे जी, वो कब नहीं मिला? पांडे जी मिला तभी तो मुल्क तरक्की कर रहा है। खाक तरक्की कर रहा है पांडे जी। यहाँ के अवाम को यकसा हुकूक हासिल नहीं है, बेहतर तालीम की सहूलियत मैसर नहीं है। सालों से अखबार में पढ़ रहा हूँ, इस इलाके में लड़कियों के लिए सिर्फ एक ही कॉलेज है, सबको दाखिला नहीं मिल पाता। पांडे जी, मैं सोच रहा हूँ इस घर को एक गर्ल्स कॉलेज में बदल देते हैं। क्या दिमाग तो नहीं फिर गया आपका? अरे स्कूल खोल लीजिए, चल जाएगा। ये कॉलेज उलेज के चक्कर में मत पड़िए। अरे खोलना है तो एक आध एनजीओ खोलिए, समाज सेवा होगी और पांडे जी को भर पेट भोजन। पांडे जी की तरह और भी लोग हंसे। हंसने दो हंसने दो। उन्हें इस गुलाम की कहानी नहीं पता। 3 महीने पहले जब कॉलेज को मंजूरी मिली तो इस खुशी में जश्न मनाया गया और लड़कियों ने मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम पेश किए। प्रोग्राम के बाद वजीर तालीम यानी हमने मिसेस डेविस के कान में कुछ कहा तो एकदम से भड़क गई। सॉरी सर, लेकिन मैं आपकी बेटी को लेक्चरर अपॉइंट नहीं कर सकती। उसने मैट्रिक पास किया है 3rd डिवीजन से और 3rd क्लास MA है, और बैक डेट में अपॉइंटमेंट, सॉरी, ये मैं नहीं कर सकती। ये मेरे उसूलों के खिलाफ। ना ही मैं कोई गलत काम करती हूँ और ना ही चाहती हूँ कि कोई भी काम कानून के खिलाफ हो। आई अप्रिशिएट मिसेस डेविस, आई डू। मुझे इंतहाई खुशी है कि आप जैसी बुलंद ख्याल खातून के हाथों में ये कॉलेज है। भाई वाह,
आज के ज़माने में भी इस दर्जा की ईमानदारी। हम तो कायल हो गए आपके इस जज्बे के, इस जुर्रत के। 3 cheers for this honesty, this fiery spirit. मिसेस एवलिन डेविस। मिसेस डेविस, ये ईमानदारी, ये उसूल, ये कानून, इन सब बातों के तकाजे अपनी जगह, मगर जो बातें मैंने आपसे कही हैं उस मुताल्लिक ज़रा गौर कीजिएगा, बेहतर रहेगा आपके हक में भी और हमारे हक में भी। वो क्या है मोहतरमा के मुल्क के हालात तो पहले जैसे रहे नहीं, और इसी मुआशरे में हमें भी रहना है और आपको भी। बाकी बातें आपसे फ़ोन पर करूँगा, फिलहाल इजाज़त। नाजरीन, दूसरा दौर है आज़ाद हिंदुस्तान का, जहां सियासत ने तारीख को किस तरह से मस्ख करने की कोशिश की। आइए आप खुद ही देख लीजिए। तो हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत की मुखालफत यूं तो इनफरादी तौर पर बहुत दिनों से चली आ रही थी, लेकिन इज्तिमाई शक्ल में 1857 में सिपाहियों की बगावत से शुरू हुई और उसके बाद लातादाद बगावतें हुई और सन 47 में हमें आज़ादी मिली। उन्हीं बगावतों ने मंगल पांडे, कुंवर सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह वगैरह को पैदा किया, लेकिन ऐन मौके पर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने सत्य की लड़ाई छेड़ी, अमन तशद्दुद की लड़ाई छेड़ी और अंग्रेजों को मजबूरन हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। यह आज़ादी हमें महात्मा गांधी ने दिलवाई है, वो फादर ऑफ द नेशन है। सर, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, आज़ादी तो लड़कर हासिल की जाती है, कुर्बानियों के दम पे। अमन और अदम तशद्दुद से भी कहीं आज़ादी मिलती है, और मिलती भी है तो अधूरी मिल पाती है। सर, मुझे मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ लिखा रहा हूँ और बीच में कोई कह दे कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। अच्छा, यहाँ आओ, आओ बेटे आओ। हाँ बताओ, क्या बता रहे थे तुम कि गांधी जी ने हमें आज़ादी नहीं दिलाई, हम आज़ाद नहीं हुए? बोलो, अरे बोलो बोलो, अरे बोलता क्यों नहीं? अमन था, अदम तशद्दुद था, गांधी जी हमारे फादर ऑफ द नेशन थे। तो बिरसा ने क्या किया? चौरी चौरा में क्या हुआ था? लड़के के सवाल से मैं और भी झुंझला गया, गुस्से से मेरा पूरा बदन कांपने लगा। भरी क्लास में बेइज्जती और जिल्लत का एहसास हुआ। अच्छा, तो गांधी जी ने हमें आज़ादी नहीं दिलाई, हम आज़ाद नहीं हुए। बेहुदा किसी ने कुछ कह दिया और चले ज़बान लड़ाने। 70 सालों से किताबों में जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत है, वो झूठ है। गांधी जी ने हमें आज़ादी नहीं दिलाई, हम आज़ाद नहीं हुए। बोल, बता, बोल, आज़ाद नहीं हुए, बता। तो देखा नाज़रीन आपने कि किस खूबसूरती के साथ ड्रामा निगार ने अपनी बात कही। सब कुछ कह देने के बाद भी कुछ नहीं कहा। जब हमने इस ड्रामा के फनकारों से उनके ख़यालात जाने तो उन्होंने ये कहा। एक ऐसा टेक्स्ट उठाए आज के माहौल में जो लोगों तक हम पहुंच सकें, उससे लोगों तक हम डायरेक्ट उस तरीके से उनको, ताकि वो लगे कि उनकी अपनी समस्या के बारे में बात की जा रही है। इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो हाल है, जिस तरह से उसको तबाह किया जा रहा है, उस तरफ एक हमारी ये थी कि इस पर भी गौर करें। और आखिरी जो हिस्सा था ड्रामे का कि आम आदमी किस तरह की परेशानियों से जूझ रहा है, आम आदमी को क्या परेशानियां हैं और छोटी छोटी मफाद के लिए हम किस तरह से खामोश रह जाते हैं, चुप रह जाते हैं और ये सोचते हैं कि अच्छा हमारा क्या है, हमारा तो चल रहा है, हम पर जब आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन वो फिर वक्त की वही नज़म याद आती है कि वो हमारे शहर में आए और मैं चुप था, इसलिए कि मैं सुकून से था, मैं महफूज था। फिर वो हमारे मोहल्ले में आए, मैं चुप था इसलिए कि मैं महफूज था। फिर वो हमारे पड़ोस में आए, मैं चुप था इसलिए कि मैं महफूज था। और वो मेरे घर आए तो फिर बोलने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे माहौल है, ऐसे माहौल में हमारी एक अदना सी कोशिश है कि उन चीज़ों को हम सामने ले आएँ। असातिज़ा या उस्ताद हमारे
स्टेज पर भी परफॉर्म करते हैं, स्टेज पर भी आते हैं और अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं और साथ साथ अपने शागिर्दों को भी सिखाते हैं और बताते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो इल्ज़ाम उनके सर पे है कि सिर्फ क्लास टीचिंग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो स्टेज से बाहर भी निकलकर प्रोग्राम करते हैं। मैंने ऐसे कई बहरूप के प्रोग्राम मैंने देखे हैं और दूसरे ग्रुप्स के भी प्रोग्राम देखे हैं। मैं कलकत्ता में भी देखा है कि जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें जिस मैसेज को उन्होंने पास ऑन किया या देने की कोशिश की है वो बहुत ही रेलिवेंट है और बहुत ही जो हमारे ज़माने में अभी हो रहा है उसको टारगेट करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के ड्रामे होने चाहिए और इस तरह के ड्रामों से प्रोवोकेशन मिलता है और हमें कुछ करने का हमारे अंदर जो जज्बा है वो पैदा होता है। तो नाज़रीन, आइए अपने इस प्रोग्राम के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं सिंधी मंदिर, जहां सिंधी मज़हब को मानने वाले सबसे बड़े त्यौहार यानी चालीसा का गुज़िश्ता दिनों आगाज़ हुआ। ये तकरीब 40 दिन तक चलती है और इस तकरीब को सिंधी मज़हब को मानने वाले लोग बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। ये चालिया हमारा 16 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक चलता है। ये हमारे इष्ट देव सिंधी समाज के जो इष्ट देव हैं झूलेलाल जी, उनकी याद में मनाया जाता है। जितना सेवा भाव से हो सके सेवा करनी चाहिए, ये झूलेलाल जी का संदेश था। और सिंधी समाज के जिसे कहते हैं ना, खून में सर्वधर्म समभाव का एक भाव उनके रक्त में है। वो सांप्रदायिक नहीं है, वो मज़ारों में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं। सूफीवाद को मानने वाले सिंधी सही मायनों में झूलेलाल जी के उपदेशों को न केवल चालिया पर्व पर बल्कि अपने जीवन में आत्मसात कर आगे बढ़ते हैं। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रही हूँ इस ज़माने के अजीम फ़नकार गोपाल दास नीरज का। वैसे तो इस नाम से हम सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन चलते चलते मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस गज़ल के खालिक अब हमारे बीच नहीं रहे, यानी नीरज जी हमें खैराबाद कहकर महबूब हकीकी से जा मिले हैं, लेकिन उनकी यादें अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं। इस शेर के साथ हम उन्हें खराजे अक़ीदत पेश करेंगे। गीत अनमन है, गज़ल चुप है, रुबाई दुखी है। गीत अनमन है, गज़ल चुप है, रुबाई दुखी है। ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। नींद भी खुली न थी कि आज धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई। पद्म भूषण से सरफराज, हिंदी और उर्दू के रोशन चराग, कवि, शायर, मुसन्निफ और नगमा निगार गोपाल दास सक्सेना, जो अपने कलमी नाम नीरज से जाने और पहचाने जाते हैं, अब हमारे दरमियान न रहे। 19 जुलाई शाम 7:35 पर दिल्ली के एम्स में वो अपने महबूब हकीकी से जा मिले और हमारे दरमियान एक खला कर गए जिसे दुनिया कभी पुर नहीं कर सकती। गोपाल दास सक्सेना की पैदाइश 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में हुई। उन्होंने अपनी 93 साला जिंदगी में बेशबहा खिदमात अंजाम दिए, जिसके एतराफ़ में उन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सरफराज किया गया। उनके वफात पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने दुख का इजहार करते हुए ट्वीट कर कहा कि उनके किए गए काम सदियों तक याद किए जाएंगे और लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। दिल्ली हुकूमत वज़ीर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट पर उन्हें उनके ही अशार से उनको खराज अकीदत पेश किया। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। देश की कई पीढ़ियों के दिल की आवाज़ को गुनगुनाहट में बदलने वाले नीरज जी कारवां लेकर आगे बढ़ गए, लेकिन उनका गुबार सदियों तक कायम रहेगा।
वो तरन्नुम, वो अंदाज, वो गीत, वो बात। तारीखदां इरफान हबीब ने भी ट्वीट पर उन्हें उनके ही अशआर से याद करते हुए कहा, इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, लगेंगी आपको सदियां हमें भुलाने में, न पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, ऐसे भी लोग चले आए हैं मैखाने में। गोपाल दास सक्सेना को बतौर नीरज जिन फिल्मी नगमों ने जिंदाबाद जावेद बनाया, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, लिखे जो खत तुझे, दिल आज शायर है, खिलते हैं गुल यहाँ, फूलों के रंग से रंगीला रे तेरे रंग में, जैसे नगमों को लिखकर हमेशा के लिए लोगों के जहन में महफूज हो गए। मेरा प्यार है चूड़ी जैसा, इसका और न छोड़, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, देखो कभी टूटे नहीं जीवन की ये डोर। नीरज ने फिल्मी नगमों को एक नया रुख दिया और लोगों के ज़ौक़ के एतबार से उन्होंने फिल्मों में नगमा निगारी की, जिसे पूरी दुनिया ता क़यामत याद रखेगी। नगमा ये प्यार भरा ओ मेरे मन में। उन्हें हम उन्हीं के अशार में याद करते हुए खिराज अकीदत पेश करते हैं। प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। तो नाज़रीन, वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि इस सफ़र को हम आपके साथ आगे बढ़ाएं। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और मंजर और उसके पस मंज़र के साथ। आप हमें अपने मशवरे हमारे ईमेल ddurdufeedback@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी समरीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के, रंग में पिघले सोना अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के, धूप में छाँव में झूमती हवाओं में हर दम करे जो इंतजार वो